हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू टू साहस इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे ईईटी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 2 के पार्ट 2 के एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू नंबर 26 से हमारे एमसीक्यू। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी 1 to 25 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए, तो अभी हमारे 26 नंबर के एमसीक्यू में हमें क्या बताया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखिए क्वेश्चन में क्या बताया है। कंसीडर द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन वेर P इज इक्वल टू 52 माइनस QD। यहाँ पे हमें जो सप्लाई फंक्शन दिया है, फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन जो हमें बताया है, जिसमें बताया है 52 माइनस 2QD। और उसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन हमें दी है। दूसरा इक्वेशन जो दिया है P इज इक्वल टू, दूसरा इक्वेशन हमें कौन सा दिया है, तो भाई P इज इक्वल टू 16 प्लस 4QS। ये हमें डिमांड फंक्शन दिया है, दूसरा हमें सप्लाई फंक्शन दिया है, राइट। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस है भाई, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों में हमें प्राइस तो बताई है, इक्विलिब्रियम प्राइस है तो दोनों की प्राइस इक्वल ही होगी। तो यहाँ पे हम सेंटेंस को इस तरीके से लिख सकते हैं 52 माइनस 2QD इज इक्वल टू 16 प्लस 4QS, राइट। इक्विलिब्रियम प्राइस है तो डिमांड और सप्लाई दोनों की प्राइस कैसी होगी, इक्वल, राइट। इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा है। चलिए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू 52 माइनस 2QD, राइट। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि भाई क्वांटिटी डिमांड हमें फाइंड आउट करनी है, तो फिर QD को हमने बाहर ले लिया, 2QD को 52 माइनस P, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। Therefore, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 52 माइनस P अपॉन 2, राइट। तो ये हमें मिल गया हमारा क्वांटिटी डिमांड। वैसे ही फाइंड आउट करेंगे हमारा क्वांटिटी सप्लाई। तो क्वांटिटी सप्लाई में क्या बताया है, 16 प्लस 4QS। अभी यहाँ पे हमें सेम क्वांटिटी सप्लाई फाइंड आउट करना है, तो 4QS इज इक्वल टू 16 माइनस P, राइट। तो चलिए QS इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू 16 माइनस P अपॉन 4। ये हो गया हमारा क्वांटिटी सप्लाई का इक्वेशन। चलिए, जैसे कि हमें पता है दोनों इक्विलिब्रियम है, तो यही इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं। तो भाई 52 माइनस P अपॉन 2, अभी इक्वल क्यों है, इक्विलिब्रियम है, क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड उस टाइम पे इक्वल होगा। तो इज इक्वल टू 16 माइनस P अपॉन माइनस 4, राइट। चलिए अभी इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करते हैं। तो माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 52 माइनस P इज इक्वल टू 16 2 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस P। क्लियर हुआ। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -208, साथ में होगा माइनस माइनस प्लस 4P इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 32 माइनस 2P, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अभी क्या होगा, तो भाई देयरफॉर -208 माइनस 32 इज इक्वल टू -2P माइनस 4P, राइट। सो देयरफॉर -240 इज इक्वल टू -6P, राइट। सो यहाँ पे P इज इक्वल टू 240 अपॉन 6। सो देयरफॉर हमें P की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, P की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पे 40, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हमें P की वैल्यू मिल गई 40। अभी जबकि हमें P की वैल्यू 40 मिल गई है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई जो हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं क्वांटिटी को। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन में रख देंगे। सो P इज इक्वल टू P is equal to 52 minus 2QD. तो therefore
40 इज इक्वल टू 52 माइनस 2QD, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 माइनस 52 और लास्ट में हमें यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड की वैल्यू मिल जाएगी 6, राइट। क्लियर हुआ। तो भाई यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिमांड है 6 और प्राइस है 40 और ऐसा हमारा जो एमसीक्यू का आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 26 का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, राइट। चलिए देन आफ्टर आगे हमें बताया है कंसिडर द 2 पॉइंट ऑफ ए एंड बी इन लीनियर डिमांड कर्व। यहाँ पे डिमांड कर्व में ए और बी 2 पॉइंट दिए हैं, राइट। नाउ हमें फाइंड आउट करनी है, क्या बताया है आगे, द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड एसोसिएट विद 2 पॉइंट आर गिवन बिलो। जहां पे हमें द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंक्रीज इन द प्राइस एज ₹8.50 to 10। यहाँ पे फर्स्ट हमारी जो प्राइस दी है मतलब P1 है हमारा 8.50 और P2 है हमारा 10। सेम क्वांटिटी डिमांड दिया है, Q1 दिया है 2000, Q2 दिया है हमें 1500। चलिए हमारा इलास्टिसिटी का इक्वेशन जो है ED इज इक्वल टू प्रपोजनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन प्रपोजनेट चेंज इन प्राइस। उसका जो बेसिक इक्वेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। चलिए अभी इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं 1500 माइनस 2000 डिवाइड बाय 10 माइनस 8.50 मल्टीप्लाई बाय 8.50 डिवाइड बाय 2000, राइट। और यही इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.42 और यहाँ पे 1.42 का आंसर कौन सा है ऑप्शन डी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कौन सा होगा ऑप्शन डी। चलिए देन आफ्टर आगे हमें क्या बताया है, द इलास्टिसिटी ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन 2 परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। 2 परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, तो भाई उसकी इलास्टिसिटी होती है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। क्यों, तो देखिए क्या बताया है, इफ देर आर 2 आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जब 2 गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो, देयर प्राइस must be in same in both the both are used, the elasticity of a substitution between must be infinite। मतलब कि बेसिकली बताया है कंपैरेटिवली अगर प्राइस देखने जाए तो एक की कंपैरेटिवली दूसरे की प्राइस अगर सेम ही हो तो डिमांड में चेंज इतना ही होता है, अनलिमिटेड भी डिमांड में चेंज दिखाई देता है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी कैसी आएगी हमारी इनफाइनाइट। चलिए देन आफ्टर आगे हमें क्या बताया है, इफ रिगार्डलेस ऑफ अ चेंज इन इट्स प्राइस द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड्स रिमेन अनचेंज। क्वांटिटी डिमांड में बिल्कुल चेंज हुआ नहीं है, देन द डिमांड कर्व फॉर द गुड्स विल बी, देखिए रिगार्डलेस ऑफ अ चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस में चेंज हुआ है लेकिन डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारा डायग्राम कैसा आएगा, वर्टिकल। डिमांड हमारी 500 थी तो वो 500 ही है, प्राइस में अनलिमिटेड चेंज हुआ है, तो यहाँ पे हमारा डायग्राम कैसा आएगा, वर्टिकल। चलिए देन आफ्टर आगे हमें क्या बताया है, इफ द डिमांड फॉर द गुड इज इन इलास्टिक, जब गुड्स और सर्विस की डिमांड इन इलास्टिक हो एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंज्यूमर ऑफ गुड्स। देखिए क्या बताया है कि भाई गुड्स की डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है। कैसी है डिमांड, इन इलास्टिक, मतलब डिमांड में चेंज नहीं हुआ है, इन इलास्टिक है। यहाँ पे एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस, प्राइस में चेंज हुआ है, प्राइस बढ़ी है, तो क्या कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर में चेंज होगा, तो भाई गुड्स की डिमांड में अनचेंज है। हम लोग जितनी डिमांड पहले करते थे आज भी उतनी डिमांड कर रहे हैं, प्राइस बढ़ी है तो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन सी। चलिए देन आफ्टर क्या बताया है, इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, अगर हम इंफीरियर गुड्स की बात करें, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑब्वियसली नेगेटिव। क्यों, इनकम बढ़ेगी तो हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। इंफीरियर गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स, उसकी डिमांड हम क्या करेंगे, कम करेंगे। और जैसे जैसे हमारी इनकम कम होगी उस गुड्स की डिमांड क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, आंसर नेगेटिव, ऑप्शन डी राइट आंसर, राइट। चलिए
नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल नॉट बी हाई। कौन से केस में ऐसा होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी हाई नहीं होती है? तो भाई जब फर्स्ट हमें दिया है लॉन्गर टाइम पीरियड में तो प्राइस इलास्टिसिटी में चेंज ज्यादा दिखाई देगा। सब्स्टिट्यूशन लार्ज नंबर हो तो भी ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन हाँ, जब लोअर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हो तो यहाँ पे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी में चेंजेस नॉट बी हाई, डिमांड में चेंज उतना ज्यादा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या बताया है, अ प्राइस सीलिंग मतलब प्राइस जब हाईएस्ट प्राइस हो वो क्या रेफर करता है? तो भाई जब हाईएस्ट प्राइस है तब बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है। तो देखिए फर्स्ट, द लीगल प्राइस सेलर में चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, या तो फिर जो भाई सेलर और प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट के लिए लीगल प्राइस चार्ज कर सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। देन सेकेंड, द मैक्सिमम प्राइस द कंज्यूमर आर विलिंग टू पे, नहीं ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो थर्ड है दिया है द मैक्सिमम प्राइस द कंज्यूमर अफोर्डेबल टू पे, नो सीलिंग। हाईएस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट प्राइस मतलब मैं 50 रुपए पे करना चाहती हूँ तो वो हाईएस्ट प्राइस है, ऐसा नहीं। मेरी इच्छा 50 रुपए की देने की है तो वो हाईएस्ट प्राइस नहीं। हाँ, सेलर अगर बोल रहा है कि उसको वो लीगल प्राइस लग रही है और उसने वो रखी है तो वो शायद हाईएस्ट प्राइस हो सकती है। स्टिल हम लोग लास्ट ऑप्शन देख ले, द प्राइस एट विच द प्रॉफिट ऑफ अ सेलर आर मैक्सिमम, नो। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा? हमारा ऑप्शन ए, राइट। चलिए दूसरा क्या बताया है, इफ द डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट बी शिफ्ट टू द राइट एज अ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए डिक्लाइन, जब ए प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तब बी प्रोडक्ट का डिमांड राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है। इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड कर्व क्या हुआ? राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है। इट कुड बी दोनों, या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकते हैं या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। क्यों? हमें दो गुड्स दिए हैं। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? तो भाई डिमांड कर्व राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आएगा? ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन है? दोनों कौन से गुड्स है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। क्लियर? चलिए देन आफ्टर आगे हमें क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन पर कैपिटा इनकम इंक्रीज, जब लोगों की पर कैपिटा पर पर्सन इंक्रीज इनकम होती है, प्रपोजन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड एक्स इंक्रीज, गुड एक्स के पीछे जो इनकम हम स्पेंड करते हैं वो भी हम लोग बढ़ा देते हैं। इट इंप्लाइज दैट, वो क्या बताता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा की सैलरी 10,000 से लेके 20,000 हो गई है। अभी सैलरी बढ़ी ना तो आपने क्या किया? मॉल में जाने का ज्यादा सोचा, बाहर का खाने का ज्यादा सोचा। पापा बाइक पापा ने लग्जरियस गुड्स, नेसेसरी गुड्स की डिमांड में उतना ज्यादा चेंज नहीं होता है, लेकिन लग्जरियस गुड्स की डिमांड में तुरंत से चेंज दिखाई देता है, राइट। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताया है, इफ द क्वांटिटी चेंज बाय 4%, क्वांटिटी डिमांड में चेंज कितना हुआ है? 4% से। एंड डिमांड कर्व इज इन इलास्टिक, डिमांड कर्व कैसा है? इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक मतलब यहाँ पे प्राइस में चेंज ज्यादा होगा। इन इलास्टिक है दोस्तों, इन इलास्टिक का मतलब प्राइस में चेंज ज्यादा, डिमांड में चेंज इन इलास्टिक, स्प्रेडेबल नहीं है तो डिमांड में चेंज कम होगा। तो सपोज ऐसा पूछूं कि प्राइस में चेंज किससे ज्यादा होगा? मैडम सिंपल है, डिमांड की कंपैरेटिवली। तो डिमांड में चेंज कितना हुआ है? 4%। प्राइस में चेंज कितना होगा? मोर देन 4%। ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऐसा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बताया है, इन द केस ऑफ गिफन गुड्स है भाई, तो डिमांड कर्व विल बी, डिमांड कर्व कैसा होता है? तो अगर गिफन गुड्स की बात करें तो गिफन गुड्स में हमारा डिमांड कर्व बैकवर्ड होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी उसकी डिमांड हम कम करेंगे, इनकम बढ़ती जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग इंफीरियर गुड्स में बात करते हैं, वैसे ही सेम गिफन गुड्स की जैसे प्राइस हाईएस्ट उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, प्राइस लोएस्ट उसकी डिमांड लो होती जाएगी, राइट। तो यहाँ पे बैकवर्ड फॉलिंग टू लेफ्ट, यहाँ पे डिमांड का हमारा कैसा होता है? बैकवर्ड फॉलिंग होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू हमें क्या बताया है,
द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट रिजल्ट इनटू शिफ्टिंग द डिमांड कर्व फॉर कैलकुलेटर। देखिए कौन सा ऐसा चीज है जहां पे डिमांड कर्व शिफ्ट कब होता है, इंक्रीज और डिक्रीज में। इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस होगा। प्राइस ओनली सिर्फ प्राइस में चेंज हुआ है तो वो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होगा जहां पे मूवमेंट हुई होगी। लेकिन जब अदर फैक्टर में चेंज होता है तब हमारा डिमांड का पूरा शिफ्ट होगा, या तो राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा या तो फिर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। तो जब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होता है तब डिमांड कर्व राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है। सॉरी, जब इंक्रीज डिक्रीज होता है तब डिमांड कर्व राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है। लेकिन जब ओनली एंड ओनली हमारे प्राइस फैक्टर में चेंज हुआ है तब हमारे डिमांड कर्व में मूवमेंट होगी, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। तो शिफ्टिंग वाला कौन सा नहीं है, तो भाई देखिए फर्स्ट दिखाया है हमें चीपर अवेलेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर्स, वो तो है। राइज इन द प्राइस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट स्ट्रिप, वो भी है। यहाँ पे दिया है फॉल इन प्राइस ऑफ कैलकुलेटर, भाई प्राइस के बारे में बताया है, आ जाएगा एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू विद द रेफरेंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो देखिए द स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व इक्वल टू इट इलास्टिसिटी, नो ये राइट नहीं है। देन द इलास्टिसिटी इंक्रीज एंड मूव डाउन टू द कर्व, सिर्फ मूव डाउन होता है ऐसा हमें बताया है, अपर सेगमेंट के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है। देन इलास्टिसिटी जीरो इज अ मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट में तो इज इक्वल टू 1 होता है हमारा इलास्टिसिटी, राइट। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम वाइज आपको बताया ही है कि भाई जब मिड पॉइंट होता है तब इलास्टिसिटी होती है 1, उससे अपर का सेगमेंट और उससे लोअर का सेगमेंट, उससे हम लोग इलास्टिसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से प्राइस इलास्टिसिटी कैसे फाइंड आउट करेगी, एनी पॉइंट ऑफ डिमांड को हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड को डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। तो देखिए लास्ट ऑप्शन में हमें यही बताया है, द इलास्टिसिटी इज अ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ लोअर प्रपोर्शन, दोनों का आप मिला लो, आपको टोटल इलास्टिसिटी टोटल डिमांड कर्व मिल जाएगा। यहाँ पे ये है लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलास्टिसिटी। किसके बेसिस पे, डिमांड कर्व के बेसिस पे, राइट। चलो नेक्स्ट हमें एमसीक्यू दिया है कि व्हेन द प्राइस ऑफ बोथ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइज, जब दोनों की प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है, द डिमांड फॉर अ गुड में बी, गुड्स की डिमांड में क्या होगा, डिमांड शायद बढ़ेगी शायद कम होगी शायद कुछ भी चेंज ना हो, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारा में राइज और फॉल और रिमेन अनचेंज। देखिए नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू 41 का है, अ प्राइस फ्लोर रिफर टू, प्राइस फ्लोर हमारा क्या रिफर कर रहा है, तो भाई द मिनिमम प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने हर एक चीज के लिए ये फिक्स प्राइस तय की हुई है, वो हमें वो प्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। चलिए उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि भाई व्हेन द प्राइस इज 5 पर यूनिट, जब प्राइस 5 होती है कंज्यूमर बाय 40 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, तो यहाँ पे हमें दिया है P1 5, Q1 दे दिया है 40, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1.5, यहाँ पे EP हमें दिया है 1.5 और यहाँ पे दिया है सपोज प्राइस रिड्यूस हो रही है पर यूनिट 4, मतलब P2 दे दिया है 4 और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है क्वांटिटी को, राइट। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, EP इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाय P1 अपॉन Q1, राइट। चलिए तो यहाँ पे हमारा Q2 कितना है वो तो हमारे पास है नहीं, EP है हमारा 1.5, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय P2 माइनस P1 कितना है 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 40, राइट। चलिए सो देयरफॉर 1.5 इज इक्वल टू Q2 माइनस 40 डिवाइड बाय
-1 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 40। और यहाँ पे जब हम ये सॉर्ट आउट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, हमारा आंसर आ जाएगा 52 यूनिट्स। और ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें बताया है कि भाई प्राइस ऑफ अ गुड्स फ्रॉम 10 पर यूनिट टू 20 पर यूनिट। P1 दिया है हमें 10, P2 दे दिया है 20, साथ में दिया है क्वांटिटी Q1 दे दिया है 100 एंड Q2 दे दिया है 50, और हमें फाइंड आउट करनी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। EP इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाय P1 अपॉन Q1, राइट। चलिए फिगर लिखते हैं इक्वेशन में। Q2 हमारा कितना है, Q2 जो है हमारा 50 माइनस 100 डिवाइड बाय 20 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय P1 10 डिवाइड बाय 100, राइट। चलिए तो यहाँ पे -50 माइनस 10 1 डिवाइड बाय 10, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 0.5। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन बी, राइट। चलिए तो ऑप्शन बी हो गया हमारा राइट आंसर। प्राइस इलास्टिसिटी कितनी हुई, इलास्टिसिटी हो गई हमारी 0.5। चलिए नेक्स्ट हमें आगे कौन सा क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है अ कंज्यूमर बाय 10 यूनिट ऑफ गुड्स एक्स एट प्राइस 5। Q1 दे दिया है हमें 10, प्राइस दे दी है P1 5। उस टाइम पे EP कितना दिया है, देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड्स इज 2। EP हमें दे दिया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हमें दे दिया है 2, और P2 यहाँ पे हमें दिया है 4। चलिए तो हमें फाइंड आउट करनी है प्राइस फॉर द कॉमोडिटी, सॉरी डिमांड फॉर कॉमोडिटी, कि भाई कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाय P1 अपॉन Q1, राइट। चलिए Q2 हमारा कितना दिया है, Q2 तो है हमारे पास नहीं, तो देखिए ED हमारे का पास कितना है 2, इलास्टिसिटी है हमारी 2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 है यहाँ पे 10, P2 दिया है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10, राइट। चलिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2Q2 माइनस 10 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, राइट। चलिए तो यहाँ पे हमारा चला जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 Q2 माइनस 10, राइट। सो Q2 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है प्लस में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे हमें सेकेंड क्वांटिटी कितनी मिली 14 यूनिट, और आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, तो भाई अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है, द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इज इंक्रीज। डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। कब इंफीरियर गुड्स का स्टेटमेंट दोस्तों याद रखना, इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी, इनकम कम होगी तो यहाँ पे इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होती, बढ़ती है, राइट। तो यहाँ पे इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि लोगों की इनकम कम हुई हो तो उन्होंने लो क्वालिटी वाले या फिर लो प्राइस वाले गुड्स है उसको प्रेफर करना स्टार्ट किया हो। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, तो भाई व्हेन द पीपल्स इनकम आर फॉल, राइट। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इंफीरियर गुड्स के यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हाइट ब्रेड की कंपैरेटिवली ब्राउन ब्रेड है तो वो कौन सा है, इंफीरियर गुड्स है, राइट। चलिए उसके बाद हमें बताया है क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें क्या बताया है, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फॉर अ गुड्स इज नेगेटिव व्हेन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स ब्रॉट
इज डिक्रीज इन इनकम। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ती हूँ, क्वेश्चन में क्या बताया, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिक करके पूछा है। क्या पूछा है, इनकम इलास्टिसिटी यहाँ पे दी है, डिमांड फॉर अ गुड्स इज नेगेटिव। नेगेटिव तो कौन सा गुड्स होगा, इंफीरियर गुड्स है भाई। तो जैसे ही क्वांटिटी, अगर सपोज द गुड ब्रॉट अ डिक्रीज इन इनकम, इनकम कम हो रही है, इनकम कम हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो डिक्रीज है, तो यहाँ पे इंक्रीज वाला होगा। इनकम क्या हुई होगी, बढ़ रही है, तब हम इंफीरियर क्वांटिटी को कम बाय करते हैं, उस दोनों में रिलेशन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा, हमारा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 में हमें क्या बताया है, इफ द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड्स इन द मंथली बजट ऑफ अ फैमिली इज वेरी लेस। कौन से गुड्स ऐसे होते हैं, जो भी गुड्स है उसका प्रपोर्शन इनकम इलास्टिसिटी के बेसिस पे अगर देखने जाए तो फैमिली इनकम में से उसमें कम स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पे उनकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, इन इलास्टिक। डिमांड में ज्यादातर फर्क नहीं पड़ेगा, इनकम बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। हम लोग मैच बॉक्स के ज्यादा बॉक्सेस परचेज नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी कैसी होगी उनकी, इन इलास्टिक। Then, which of the following can be regarded as exceptions to the law of demand? Exceptions कौन कौन से है, तो देखिए स्नोब अपल, वो भी एक्सेप्शनल है। गिफन गुड्स, ये तो फर्स्ट हमारा एक्सेप्शनल है। देखिए एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है, तो भाई जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है वो। लॉ ऑफ डिमांड हमारा अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, एट दैट टाइम प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम होगी, प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ेगी। लास्ट हमें दिया है, इन केस विच कंज्यूमर जज क्वालिटी बाय प्राइस। तो यहाँ पे तो तीनों ऑप्शन हमारे एक्सेप्शनल है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, राइट। यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 जो हमारा है, इफ द डिमांड कर्व हैज इन कांस्टेंट स्लोप, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कांस्टेंट स्लोप है भाई, तो इंक्रीज हायर प्राइस, राइट। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो फर्स्ट क्या बताया है, गिवन गुड्स इज ऑलवेज एन इंफीरियर गुड्स। नो, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। गिवन एक लो क्वालिटी है, दूसरा लो प्राइस है, दोनों अलग है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमें बताया है वो, उसके बाद क्या बताया है, सेकेंड ऑलवेज एन इंफीरियर गुड्स बताया। हाँ भाई देखिए नेक्स्ट, एंड इन जनरल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज लेस देन लग्जरियस गुड्स। ऑब्वियसली ये तो राइट है, लेस ही होती है। देन सप्लाई एंड डिमांड कर्व टेंड टू बी मोर इलास्टिक इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में मोर इलास्टिक, शॉर्ट रन में लेस इलास्टिक, ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन हमें दिया है, हाँ गिवन गुड्स ऑलवेज इंफीरियर गुड्स होते हैं, लेकिन इंफीरियर गुड्स ऑलवेज गिवन गुड्स नहीं होते हैं, राइट। चलिए लास्ट ऑप्शन दिया है, अ प्रोड्यूसर कैन ऑलवेज इंक्रीज हिट्स टोटल रेवेन्यू बाय इंक्रीजिंग प्राइस। प्राइस बढ़ा के वो अपनी टोटल रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। यहां तक का स्टेटमेंट राइट है। साथ में हमें आगे क्या दिया है, व्हेन डिमांड इज इलास्टिक, उस टाइम पे डिमांड इलास्टिक होती है। तो भाई हमारा ये जो ऑप्शन है, डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक, राइट। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी, हालांकि वो ट्रू नहीं है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हमें क्या बताया है। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पार्ट 2 खत्म हुआ। अगर आपको आगे के एमसीक्यू के डिस्कशन को देखना है वीडियो को, तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे और साहस मार्ट स्टडी ऐप को